हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कक्षा में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास, जो कि फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात की समझते हैं, और ये मैं बता दूं कि आपको 2027 में जो 10th एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा कि छोटा सा अगर बात किया जाए, इतिहास इतिहास आखिर होता क्या है। तो देखिए, इतिहास को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। पहला इति, दूसरा होता है हास। पहला इति है, दूसरा हास। मतलब इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, हास का मतलब होता है घटना हुआ होगा। मतलब अगर बात करें कि इतिहास का मतलब ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा, जो इतिहास का अगर अलग अलग पार्ट में तोड़ के बात करें तो चलिए एक एक चीज करके समझते हैं। मतलब अगर एक शॉर्ट में डिफिनेशन अगर लेके चले, इतिहास अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये तो चलिए एक छोटा सा आंसर हो गया, एक छोटा सा हो गया। अब इससे इतना छोटा आंसर देख के तो आप 10th के एग्जाम में नंबर पा नहीं पाइएगा। तो एक बड़ा अगर आंसर बात करें कि इतिहास क्या है, तो इतिहास की डिफिनेशन है कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर, जैसे कि बहुत सारे हम लोग को तथ्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, ऐसे पुराने पुराने तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। मतलब कि जो भी सारे चीजें ऐसी घटना हुआ है जो आज से कई सालों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले तो नहीं, हाँ यह मान सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अगर आजादी की बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद, तो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले तो नहीं हुआ है। मतलब 200 300 250 साल पहले जो भी बात घटना हुई है, उसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं, उसको उजागर करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब ये जो हेरोडोटस थे, ये यूनान देश के रहने निवासी थे, यूनान देश के रहने वाले थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया, यानी कि उन्होंने अलग अलग जगह पे भ्रमण किया और इतिहास के बारे में पता लगाया। जबकि जम्मू कश्मीर में इतिहास के बारे में कलहन की प्रसिद्ध राजतरंगिणी से मिलती है। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के जो इतिहास के बारे में जो है, वो कलहन की प्रसिद्धि कहाँ से मिलती है, तो राजतरंगिणी से मिलती है। इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन अब याद रखने ये बात है कि अगर इतिहास का यही एग्जाम्पल है, तो क्या इतिहास के बारे में एक ही लोग ने बताया? नहीं, इतिहास के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया है। जैसे कि अगर डॉक्टर एस कृष्णमन के अनुसार अगर देखा जाए, कृष्णमन के अनुसार अगर देखा जाए, तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलते रहने वाला विषय है। ये जो इतिहास का डिफिनेशन है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है। ये डॉक्टर एस कृष्णमन के अनुसार ये इतिहास का डिफिनेशन है। नहीं तो आप किताबी भाषा में इस वाला डिफिनेशन को लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा ऊपर भी डिफिनेशन है। जैसे कि आपको एक बेसिक के लिए जानकारी पता होगा कि अतीत का मतलब होता है जो बीत चुका है, ये सबको पता होगा, जिसको हम लोग पास्ट कहते हैं अंग्रेजी में। और वर्तमान का मतलब आपको पता है कि जो गुजर रहा है, जो अभी समय चल रहा है। और भविष्य का मतलब पता है कि जो आने वाला कल है, उसे हम लोग भविष्य काल के रूप में जानते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोग एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये है कि पूर्ण जागरण काल क्या है। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो देखते हैं, तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण जागरण काल कहते हैं। 18वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब पूर्ण जागरण काल का अगर आपको एक लाइन में परिभाषा लिखना है, तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण जागरण काल कहते हैं। और 18वीं शताब्दी का ये अंतिम दशक था, और सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद फ्रांस में पनपा। अगर देखा जाए कि राष्ट्रवाद चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद,
आपको पता है कि जो फ्रांस जो है ये यूरोप के अंदर ही आता है। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं राष्ट्रवाद पनपा तो फ्रांस में पनपा। अभी कब? 1789 ईस्वी में पनपा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद जो है वो फ्रांस में पनपा। और फ्रांस का जो राष्ट्रवाद है वो कब पनपा? वो 1789 ईस्वी में पनपा। जैसे कि आपको बता दें कि जो फ्रांस है 1789 में जो कि राष्ट्रवाद वहां पे पनपा था, जो फ्रांस है, फ्रांस में मैं बता दूं कि यहाँ पे ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं। ज्यादा ईसाई लोग के धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ का जो राजा था उस समय, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं 1789 ईस्वी की, यहाँ का जो राजा था वो लुई सुलहवा था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आ सकता है कि 1789 में जो राजा था फ्रांस का लुई सुलहवा, और ये ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वंश का था, तो ये बोर्बो राजवंश का था। इसको भी याद रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि लुई सुलहवा कौन सा वंश का था? बोर्बो राजवंश का था। अब ये इतना खराब राजा था, बहुत ही निरंकुशवादी बोल सकते हैं। मतलब कि मतलब बोला जाए इसको निरंकुशवादी का मतलब इतना घटिया राजा, जो जनता के बारे में कुछ ना सोचे, जो जनता के भलाई के बारे में कुछ ना सोचे, जो किसान के बारे में कुछ ना सोचे, ऐसे ही राजा को हम लोग निरंकुशवादी राजा कहते हैं, भ्रष्टाचारी राजा कहते हैं, भ्रष्टाचारी राजा कहते हैं। तो लुई सुलहवा क्या किया था? अपने शासनकाल में एक सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया था। अभी सामंती व्यवस्था होता क्या है? अभी ये सामंती व्यवस्था को ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि अगर कि पैतृक जमीन और नागरिक एकता बनाओ, यानी कि जो लुई सुलहवा के समय सामंती व्यवस्था को लागू किया गया था, इसमें देखिए क्या था कि जैसे मान लीजिए आप कि जब भी कहीं ना कहीं जब राष्ट्रवाद पनपता है, जब राष्ट्रवाद की भावना आता है, तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के जो लोग रहते हैं समाज में, यानी कि मध्यम वर्ग के लोग मतलब वैसे लोग जो बहुत ही समझदार और थोड़े मोड़े शिक्षित लोग होते हैं, तो सामंती व्यवस्था को लागू किया, जिसमें सभी जितने भी मतलब मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने एक दिमाग लगाया। और वो दिमाग क्या लगाया? मतलब कि जितने भी सारे वहां पे मतलब लोग थे जिन पर अत्याचार हो रहा था, उनको भड़काना शुरू किया। भड़काना जैसे कि बोला गया कि एक पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन आप समझ सकते हैं कि जो हमारे दादा परदादा का ये जो जमीन होता है, जो शुरू से ही हम चलते आता है, वो पैतृक जमीन है। और ये फ्रांस के जो लुई सुलहवा राजा है उस पे अपना अधिकार जमा के रखा है या अपने सामंतों को रखा है। तो ये भड़काना शुरू है कि अपना पैतृक जमीन है, इसके लिए लड़ो, सभी नागरिक क्या हो जाओ? एक हो जाओ, जितने भी नागरिक हो एक हो जाओ, एकता बनाओ और एक झंडा लाओ, एक झंडा लाओ। हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बटे हुए होते हैं, और जो भी देश अगर बटा हुआ देश होगा, बटा हुआ राज होगा, तो उस पे राजा शासन करेगा ही। तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो थोड़ा शिक्षित होते थे, उन्होंने जनता को भड़काना शुरू किया और बोला कि एक झंडा लाओ। और जैसे कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए पूरा फ्रांस है, ठीक है, ये पूरा फ्रांस है, और मान लीजिए ये कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, सबका अलग अलग राज का क्या था, झंडा था। तो मध्यम लोग का कहना था कि सभी झंडा को एक करो, सभी एक बनाओ, एकता बनाओ, अब एकता बना के लुई सुलहवा के खिलाफ लड़ो। और फाइनली मतलब देखा जाए तो सबको एक करना, ये जो भी ये राजनीतिक था, जो भी ये प्रक्रिया था, ये बहुत अच्छा प्रक्रिया था। मतलब देखा जाए कि मकसद क्या था कि सबको एक करना है, सभी झंडा को क्या करो, एक करो। अगर सब एक होंगे तो अगर राजा के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो आसानी से क्या हो सकता है कि आजादी मिल सकता है। आप समझ सकते हैं कि लुई सुलहवा कितना भ्रष्टाचारी राजा था, कितना निरंकुशवादी राजा था। तो सच में ऐसा हुआ, मध्यम वर्ग के लोग ने किसानों को, मजदूरों को, वहां पे शोषण हो रहे मतलब लोगों को भड़काया और एक आंदोलन किया। और फाइनली ये आंदोलन इतना आंदोलन बड़ा हुआ कि लुई सुलहवा
लुई 16वां को फाइनली जनता क्या करता है, वहां का फ्रांस का जनता, कि लुई 16वां को गिलोटिन पर काटा जाता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि लुई 16वां को किस पे मार काटा गया था, तो लुई 16वां को गिलोटिन पर काटा गया था, और साथ में उसके साथ में जितने भी खानदान थे सभी को मार दिया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। फिर दूसरा है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किसे किए गए मुख्य काम क्या था। मतलब 1789 ईस्वी के जो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसके बाद किए गए मुख्य काम क्या था। और फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है, फिर सामंतवाद क्या होता है, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं, और सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, और साम्राज्यवाद क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10th बोर्ड के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फाइनली जब लुई 16वां को, जब राजा जो लुई 16वां जो राजा था उसको फाइनली जनता क्या करता है, गिलोटिन पर काट देता है। अब वहां जिस समय राजा मरता है, लुई 16वां मरता है, तो मैं ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कराऊंगा, सारा मैं वीडियो में सारा दे दूंगा मैं सारा, और या फिर मैं बोल बोल के सारा आंसर आपको करवा दूंगा। ध्यान से आप वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के आप आसानी से आंसर को लिख सकते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है। तो वहीं पे एक नेपोलियन एक सेनापति था, फ्रांस का एक सेनापति था। अब ये बहुत ही मजबूत सेनापति था, बहुत ही अच्छा सेनापति था। जो लुई 16वां मरता है तो लोग हालांकि उसको बहुत चाहता था, नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत लोग पसंद करता था, बहुत लोग चाहता था। अब सोचिए कि लोग किसी को क्यों पसंद करता है, क्यों चाहता है, इसका मतलब वो जनता के लिए काम कर चुका होगा, जनता के बारे में सोचता होगा, जनता के भलाई के बारे में सोचता होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कहाँ का सेनापति था, फ्रांस का। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फ्रांस का सेनापति था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने आगे क्या क्या किया। जन्म कब हुआ है, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ, 15 अगस्त 15 अगस्त 1769 को। बचपन का नाम जो था नेपोलियन का, और नेपोलियन दी बोनापार्ट था। एक नोट करने वाली बात यह है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। मतलब जैसे ये लुई 16वां को गिलोटिन पे काटे गया, इसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था कि अगर, अब वैसे भी फ्रांस में राजा अब कोई रहा नहीं, अब ये लोग इसे पसंद भी करता था, एक बहुत बड़ा अभी सेनापति थोड़ा मोड़ा मतलब कमजोर सेनापति नहीं था, बहुत ही बड़ा सेनापति था। तो इसके पास एक अच्छा मौका था राजनीति में प्रवेश करने का। तो ये उसका फायदा उठाया कि 1789 ईस्वी में क्या किया कि फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया, और 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया। मतलब कि राजनीतिक में आया 1789 ईस्वी में, जनता के लिए सोचता भी था, जनता इसे पसंद भी करता था। फाइनली 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया, और एक अलग कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन संहिता से आप क्या समझते हैं। तो भाई जैसा ये ऐसे आंसर लिखना है सिंपल, कि लुई 16वां को मरने के बाद फ्रांस का सत्ता खाली था, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस के जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 1789 में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया, और फाइनली जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया, और 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया, और एक अपना अलग कानून बनाया जिसे हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि लुई 16वां एक बहुत ही निरंकुशवादी राजा था, उसका जो नियम कानून था वो ऐसा नियम कानून था जो जनता के एक भी लायक नहीं था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, एक अपना कानून बनाया। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं बताऊंगा कि ये नेपोलियन बोनापार्ट आगे क्या करता है। अभी फिलहाल 18 मई 1804 ईस्वी को यह सम्राट बन गया है, और अपना एक कानून बनाया है जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आप रिवीजन करें, ये 10th बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। ये सारा एनसीईआरटी नोट से बनाया हुआ है, आपको एकदम हूबहू, आपको अगर एग्जाम में पूछता है तो हूबहू क्वेश्चन पूछेगा, सेम पूछेगा, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में
सारा क्वेश्चन का आंसर करा दूंगा। जय हिंद।